future doctors, welcome back to your favorite biochemistry classroom, जहां हम complicated concepts को बनाते हैं simple, interesting and memorable। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप जानते हो हमने अभी तक एक कॉम्प्लिकेटेड जर्नी को कवर किया है विच इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को केवल उतने लेवल तक डिस्कस किया था जो आपके लिए ये सफिशिएंट हो बताने में कि जो डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आप कार्बोहाइड्रेट डेली इंजेस्ट करते हो, आफ्टर इंजेशन जब वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको अल्टीमेटली कितनी एटीपी मिलती है, विच इज द अल्टीमेट एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल ये है, बॉडी इतनी परफेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर तो रही है, पर ये डिसाइड कैसे करती है कि ग्लूकोज स्टोर करना है या यूज करना है। और जब हम खाना नहीं खाते तो तब भी ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल कैसे रहता है। एग्जैक्टली यहीं से शुरू होती है आज की कहानी, एंडोक्राइनोलॉजी, द साइंस ऑफ हार्मोन्स एंड कंट्रोल। नाउ स्टूडेंट्स, वैसे तो आपने ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास 12th की और 11th के बायोलॉजी में डिस्कस किया होगा, जहां पर इसे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर वहां डिस्कस नहीं भी किया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक्स। अब सुनो, हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपनी बॉडी को इस सिस्टम्स के साथ रिलेट करके देखना। अगर आप देखो, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, आप जो भी फूड इंजेस्ट करते हो उसे अल्टीमेटली डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट बनाना और इसे ब्लड में डाल देना। आफ्टर दैट अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन ली है उसे ब्लड में लोड कर देना और ब्लड से CO2 निकाल के एक्सहेलेशन के दौरान उसे बाहर निकाल देना। फाइनली सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से लिए गए न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिए गए ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना, ताकि उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी की हर एक सेल कर सके। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम की अपनी इम्पोर्टेंस है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हम देखें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ही केवल बॉडी में होते तो आपकी बॉडी की ये जो एक्टिविटी है न्यूट्रिएंट को ले जाने की, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि न्यूट्रिएंट बन ही नहीं पाता विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मीन्स विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इन द सेम वे, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ना हो और केवल बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हो तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी भी ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ऑल्सो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है और सर्कुलेटरी सिस्टम ही ना हो बॉडी में, तो आपकी सेल्स तक इन न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ले जाएगा कौन? इट मीन्स आपकी बॉडी में हर एक सिस्टम की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करता है ताकि आप सरवाइव कर सको। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बॉडी के परफेक्ट सर्वाइवल के लिए। ऑल्सो सिचुएशन के हिसाब से बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वो भी आपके कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस इसीलिए भी है ताकि आपकी बॉडी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर सके। चलिए इस लाइन को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यूजुअली अगर आप देखो, आपका हार्ट 72 बीट पर मिनट की स्पीड से ब्लड को पंप कर रहा होता है। लेकिन अगर आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें आप एक ग्रुप में खड़े हो और आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड भी है। अगर किसी ने आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ गलत बोल दिया तो वो गलत सुनते ही आपके हार्ट की जो बीट होती है वो फास्ट हो जाती है। योर हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग फास्ट। लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना?
तो आखिर बॉडी में वो कौन सा सिस्टम है जिसने ये बताया कि हाँ गलत कहा है और हार्ट तुम्हें ज्यादा ब्लड पंप करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड पंप होगा उतना जल्दी ये ब्लड आपकी मसल्स तक पहुंचेगा एंड यू विल बी रेडी टू फाइट, उसका सर फोड़ने के लिए। कि कह कैसे दिया? सो टोटली मतलब ये है कि बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसने हार्ट की एक्टिविटी को चेंज कर दिया। क्योंकि अगर आप देखो नॉर्मली तो आपका हार्ट 72 बीट्स पर मिनट की स्पीड से धड़कता है, बट इस सिचुएशन में ब्लड को ज्यादा पंप करवाने के लिए आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। सो हु टेल्स हार्ट टू रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे इन अ डिफरेंट सिचुएशंस? इन द सेम वे जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपका सर्कुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा रेगुलेट कर दिया जाता है और आपको नींद आने लगती है, क्योंकि खाना खाते वक्त आपका सर्कुलेशन ब्रेन के कंपैरेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा रेगुलेट कर दिया गया। इस वजह से आपको खाना खाने के बाद लेजी और डिजीनेस फील होती है, जबकि नॉर्मली ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ ब्लड आपके ब्रेन को सप्लाई किया जाता है फॉर द अलर्टनेस। So who tells this one system to react in a different way in a different situations? So आंसर ये है कि स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में दो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो बॉडी को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने का काम करते हैं, जो बॉडी की एक्टिविटीज को इंटीग्रेटेड मैनर में कोऑर्डिनेट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे जो आपकी बेसिक्स को क्लैरिटी देने में हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। एज गर्ल्स एंड बॉयज एंटर्स प्यूबर्टी दे स्टार्ट टू डेवलपिंग स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस इन फिजिकल अपीयरेंसेस एंड बिहेवियर। स्टूडेंट इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी गर्ल्स और बॉयज प्यूबर्टी की फेज में एंटर करते हैं तो इस फेज में उनकी बॉडी की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, उनके जो बिहेवियर होते हैं, उनमें स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। Perhaps no other period in life so dramatically show the impact of endocrine system in directing the development and regulating body functions. It means जबकि लाइफ का अदर ऐसा कोई भी पीरियड नहीं है प्यूबर्टी के अलावा जहां पर आपको एंडोक्राइन सिस्टम का इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला हो आपकी डेवलपमेंट में और आपकी बॉडी फंक्शंस के रेगुलेशंस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो गर्ल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन इंक्रीज होने लगता है। एस्ट्रोजन प्रमोट्स एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू इन ब्रेस्ट एंड हिप्स स्कल्पटिंग अ फेमिनिन शेप। यानी कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी गर्ल्स में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट और हिप्स में जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनका ज्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स को प्यूबर्टी के टाइम पर एक फेमिनिन स्कल्पचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दैट इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन देयर फिजिकल अपीयरेंस इन द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। ऑल्सो इन केस ऑफ बॉयज टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन ज्यादा होने लगता है। दिस टेस्टोस्टेरॉन बिगिंस टू हेल्प build muscle mass and enlarge vocal cords producing a lower pitch voice। यानी कि बॉयज में प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो मसल मास है वो ज्यादा बिल्ड होने लगता है। उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो लो पिच की होती है और बहुत ज्यादा डीप वॉइस हो जाती है, जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एंड माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, these changes are just a few example of powerful influences of the endocrine secretions। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको फिजिकल अपीयरेंस और बिहेवियर में होने वाले चेंज के बारे में बताया है गर्ल्स और बॉयज में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये चेंजेस जस्ट एग्जाम्पल है हार्मोन्स के या एंडोक्राइन सिस्टम के सिक्रीशन के पावरफुल इफेक्ट्स का। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फीचर्स और इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स की वजह से, जिन्हें हम धीरे धीरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम।
The neuro word refers to nervous and endocrine means endocrine. Nervous and endocrine systems act together to coordinate the functions of all body system. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि आपकी बॉडी के ऐसे दो सिस्टम होते हैं जो बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं. फर्स्ट वन इज योर नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज योर एंडोक्राइन सिस्टम. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर जब इवोल्यूशन हुआ था तो पहले नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप हुआ था. लेकिन जब नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकता है तो आखिर एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत ही क्या पड़ी होगी. तो उसको भी आज के लेक्चर के एंड तक क्लियर कर दिया जाएगा. नाउ ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है दैट नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम, इसको समझना ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से आपका एंडोक्राइन सिस्टम हमारे रिएक्शंस को चेंज करता है, हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. सो स्टूडेंट्स इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं जो कि नर्वस और एंडोक्राइन दोनों सिस्टम की वजह से जो कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे शो करने में हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल जब भी आप एक स्नेक को देखते हैं तो आप डर जाते हैं. कुछ लोगों के लिए तो कॉकरोच भी बहुत ज़्यादा डरावना होता है. बट फॉर एग्जाम्पल यू सी अ स्नेक, आपने एक सांप को देखा तो क्योंकि सांप को देखते ही आपको खतरा फील हुआ, उस खतरे और डेंजर को सेंस किया सेंसरी नर्व ने और इस मैसेज को ब्रेन में भेज दिया. नाउ ये न्यूरॉन्स धीरे धीरे आपके ब्रेन तक इस मैसेज को ले जाने का काम करेंगे कि आगे सांप है, खतरा है. जैसे ही ये इम्पल्स या मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन का एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपसे सिंपैथी रखता है, वो एक्टिवेट हो जाता है या स्टिमुलेट हो जाता है. नाउ अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ब्रेन का, ये सिग्नल देता है एड्रिनल मेडुला को न्यूरॉन्स के थ्रू, यानी कि न्यूरॉन्स के थ्रू ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने एड्रिनल मेडुला को मैसेज दिया. नाउ एड्रिनल मेडुला एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन को रिलीज करती है. क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जानता है कि सांप आपके लिए खतरा है तो वो एड्रिनल मेडुला को मैसेज देता है कि वो दो हार्मोन्स को रिलीज करे ब्लड में, विच इज एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन. अब आप सोच रहे होंगे कि एड्रिनल ग्लैंड को ये मैसेज क्यों भेजा गया कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन नाम के हार्मोन को रिलीज किया जाए. क्या ये आपको सांप से बचाने में मदद करेंगे? तो आंसर है हाँ. लेकिन कैसे? जैसे ही एड्रिनल मेडुला इस एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को ब्लड में रिलीज करता है, ये ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं. सबसे पहले हार्ट में जाकर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है. हार्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को ये इंक्रीज कर देते हैं. अब होगा क्या? हार्ट रेट और बीपी के इंक्रीज होने की वजह से जिस ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी की मसल्स की तरफ ज्यादा जाने लगेगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट आपकी मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और ये ब्लड का सप्लाई आपकी ब्रेन की तरफ भी ज्यादा होगा जिसकी वजह से आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा. और इंस्टेंट एनर्जी और इस अलर्टनेस का यूज करके या तो आप उस सांप से फाइट कर सकते हो या तो आप वहां से भाग सकते हो. तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ने साथ में मिलकर एक कोऑर्डिनेशन शो किया ताकि बॉडी में किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिएक्ट करना है उसे हैंडल किया जा सके. अगर आप देखो तो अकेला नर्वस सिस्टम भी आपको इस रिस्पॉन्स में मदद नहीं कर सकता. यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प लेकर कोऑर्डिनेट कर रहा है और सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, यानी कि अल्टीमेटली आपके सर्वाइवल में और कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है. क्योंकि ये काम अकेले नर्वस सिस्टम के बस की बात भी नहीं है. तो यहाँ से इस एग्जाम्पल का यूज करके आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी अबाउट द इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन दैट विल बी क्लियर. इसी वजह से कहा जाता है दैट नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम साथ में मिलकर हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स आई होप पिछले एग्जांपल से आपको ये पता चल चुका होगा कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स हैं
एज वेल एज नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं ये दोनों कमांड देने का काम करते हैं, यानी कि एक्चुअल में ये मैसेज ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने सांप को देखा था तो आपके न्यूरॉन्स ने ब्रेन्स को मैसेज भेजा कि आगे खतरा है। तो स्टूडेंट, थोड़ा बहुत तो आप ऑलरेडी न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं कि वो किस तरीके से मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यहाँ पर आपका एक सिंपल न्यूरॉन का डायग्राम बनाया गया है जो आप ऑलरेडी अपने क्लास 11-12 में पढ़ चुके हो नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। एज यू ऑल कैन सी, a neuron has two main parts. First of all, the cell body and second one is your axon. किसी भी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो नर्व इम्पल्सेस को यानी कि सेंसेस को कैरी करने का काम करती है, और एक्सॉन न्यूरॉन का वो पार्ट होता है जो इन नर्व इम्पल्सेस को या सिग्नल्स को या मैसेजेस को सेल बॉडी से पूरे के पूरे न्यूरोनल सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि इम्पल्स को कंडक्ट करवाने का काम करता है। Now student, as you all know that neurons are the longest cell of the human body. एक ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल्स जो होती हैं वो न्यूरॉन्स ही होती हैं, और इन न्यूरॉन्स को आप कंपेयर कर सकते हो एक इलेक्ट्रिसिटी वायर से, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं। चलिए न्यूरॉन्स के एक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका एक साइड स्विच है और एक साइड आपका बल्ब है, जिसको कनेक्ट करने का काम करता है एक इलेक्ट्रिकल वायर। जिस तरीके से आपकी बॉडी के एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है आपका जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था कि आपके आंख से लेकर ब्रेन तक जो इम्पल्स को कैरी कर रहा था वो भी एक न्यूरॉन ही था। इन द सेम वे आपके एक बल्ब और स्विच को कनेक्ट करने का काम भी एक वायर करता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो बल्ब जलने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया होगा आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुए होंगे और आपका बल्ब ग्लो करने लगा जैसे ही आपके बल्ब तक वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचा होगा। इन द सेम वे जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपके हाथ पर जो न्यूरॉन होता है उसकी सेल बॉडी इस हॉट ऑब्जेक्ट का नर्व इम्पल्स यानी कि मैसेज को कैरी करते हैं और एक्सॉन के अलोंग कंडक्ट करवाकर डायरेक्टली ब्रेन में मैसेज भेजते हैं। अब जरूरी नहीं है कि केवल एक ही न्यूरॉन हो जो हाथ से लेकर ब्रेन तक जा रहा हो, तो आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी कई बार क्या करना पड़ता है, मैसेज सेंड करना पड़ता है, और उसके लिए आपका न्यूरॉन यूज करता है एक केमिकल मैसेंजर को जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपके एक्सॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल पर पाए जाने वाले सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर पाया जाता है। अब समझते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर कैसे हुआ। तो जब आपके एक न्यूरॉन ने इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी किया और एक्सॉन के अलोंग इसे ट्रांसफर किया, तो जैसे ही ये इम्पल्स आपके एक्सॉन टर्मिनल के सिनेप्टिक नोब तक पहुंचा तो इस एक सिनेप्टिक नोब का मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आया इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो इस नर्व इम्पल्स ने सिनेप्टिक नोब पर प्रेजेंट जितने भी सिनेप्टिक वेसिकल थे उनमें अपना मैसेज ट्रांसफर किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो एकदम इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही होते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके नोब तक पहुंचा, नोब में जितने भी सिनेप्टिक वेसिकल्स थे उनको इस नर्व इम्पल्स ने स्टिमुलेट किया ताकि ये रिलीज करे न्यूरोट्रांसमीटर नाम के मैसेंजर को, जो इस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन में भेजने में हेल्प करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर के पास वही इंफॉर्मेशन है जो आपके पहले न्यूरॉन के पास थी। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने से पहले इन्हें एक गैप को पास करना पड़ता है। दिस गैप विच इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स, यानी कि सबसे पहले आपके न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में रिलीज होते हैं। आफ्टर साइनेप्स ये आपके दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करने का काम करते हैं। और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से आपके मैसेज का ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू न्यूरॉन्स। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, जो हमने ऊपर डायग्रामेटिकली समझा उसे ही हमने नोट्स में लिखा है दैट नर्वस सिस्टम एक्ट्स थ्रू नर्व इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल विच इज कंडक्टेड अलोंग द एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम अपने न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है।
और यहाँ पर जो नर्व इम्पल्सेस मैसेज को कैरी करते हैं वो आपके न्यूरॉन्स के एक्सॉन के थ्रू करते हैं। हमेशा मैसेज आपके एक्सॉन के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज भेजने के लिए साइनेप्स वो पॉइंट होता है जहां पर नर्व इम्पल्सेस ट्रिगर करते हैं रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को, विच आर मैसेंजर्स। यानी कि साइनेप्स वो पॉइंट होता है जहां पर आपके पहले न्यूरॉन के नर्व इम्पल्स आकर सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि मैसेंजर रिलीज हो सके और इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो सके। होप स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि किस तरीके से न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि आखिर हमें क्या जरूरत पड़ती है एंडोक्राइन सिस्टम की जब नर्वस सिस्टम इतना एफिशिएंटली मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है और रिस्पॉन्स दे सकता है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंपल्स भेजने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज किया जाता है और हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से मैसेज उठाकर दूसरे न्यूरॉन में जाकर छोड़ देते हैं। यानी कि ये न्यूरॉन्स जहां से ओरिजिनेट होते हैं वहां से इंपल्स को कैरी कर रहे होते हैं और जहां पर ये खत्म हो रहे होते हैं वहीं तक आपका इंपल्स कैरी किया जाएगा। इन द सेम वे जैसा कि आपके स्विच और बल्ब के बीच इलेक्ट्रिक वायर कर रही थी, आपके स्विच से इलेक्ट्रिक वायर स्टार्ट होती है और बल्ब पर खत्म हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी केवल उसी पॉइंट के बीच मूव कर रही होती है। इट मीन्स एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक यहाँ पर कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का। दैट इज वाई नर्वस सिस्टम का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द नर्व इम्पल्सेस, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम कभी भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं देता है, जिसे हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। ऑल्सो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो मैसेज का कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के जो मैसेंजर होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जा रहे होते हैं, सो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरेटिव ज़्यादा स्लो होते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड ब्लड की स्पीड से तो ज़्यादा ही होगी। ऑल्सो नर्वस सिस्टम आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ही अफेक्ट कर सकता है, यानी कि जैसे किसी पर्टिकुलर मसल या ऑर्गन को, जहां पर ये अपने नर्व इम्पल्स को छोड़ रहा होगा केवल उसी पार्ट को ही अफेक्ट कर सकता है। जबकि हार्मोन्स आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा कि जब आप डर गए थे तो आपके एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो आपके एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जैसे हार्मोन रिलीज हुए थे, जो कि आपके हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहे थे, ग्लूकोज के लेवल को भी ब्लड में इंक्रीज कर रहे थे, ब्रेन और मसल में ग्लूकोज की सप्लाई को भी इंक्रीज कर रहे थे। यानी कि हार्मोन्स एक टाइम पर मल्टीपल ऑर्गन्स में अफेक्ट शो कर सकता है। ऑल्सो नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि जब तक इम्पल्स मिलता रहेगा इफेक्ट शो होता रहेगा और जैसे ही इम्पल्स आना बंद हो जाएगा इफेक्ट दिखना भी बंद हो जाएगा। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरीके से जब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी बल्ब जलता रहेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आना बंद आपका बल्ब का जलना भी बंद हो जाता है। जबकि आपके हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, जिसे हम आगे पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। One of the most important point, the nerves don't innervate all cells of the body, यानी कि आपकी हर एक सेल को मैसेज भेजने के लिए आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर न्यूरॉन नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारी हर एक सेल को मैसेज भेजना होगा थ्रू न्यूरॉन्स तो उसके लिए तो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, विच इज नॉट पॉसिबल। Whereas hormones can reach all cells via vascular system, यानी कि जबकि आपके हार्मोन्स वस्कुलर सप्लाई के थ्रू आपकी हर एक सेल तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी की किसी भी एक पार्ट
फॉर एग्जाम्पल हैंड की सारी सेल्स तक मैसेज भेजना चाहो थ्रू नर्व्स तो आपकी हर एक सेल तक मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे हाथ को पानी से भिगा दूं तो ये लिक्विड आपकी हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। जस्ट लाइक योर हार्मोन, अगर हार्मोन आपकी बॉडी में है तो हार्मोन तो आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच सकता है थ्रू वस्कुलर सप्लाई, और इस तरीके से मैसेज हाथ की पूरी सेल्स तक ट्रांसफर भी हो सकता है। ऑलराइट, आज के लेक्चर में हमने समझा कि न्यूरॉन्स कैसे मैसेज ट्रांसफर करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और फाइनली अपने टारगेट ऑर्गन तक। मतलब नर्वस सिस्टम एक सुपर फास्ट कुरियर सर्विस की तरह काम करता है जो बॉडी के हर एक पार्ट को इंस्टेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। बट अगला लेक्चर होने वाला है इवन मोर एक्साइटिंग, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे हार्मोन्स कैसे मैसेज ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स उन्हें रिलीज करते हैं, और क्या होते हैं एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। सो गेट रेडी, बिकॉज अब हम एंट्री लेने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी के वर्ल्ड में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन stay curious, stay consistent and keep learning. See you in the next session. Till then, stay curious, stay consistent and keep learning. Thank you.